संघ की 100 वर्ष की यात्रा में इस संवाद में हम बैठे हैं। आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? स्वयंसेवक के नाते, सरसंघ चालक के नाते। एक बहुत सोच समझकर शुरू किया हुआ कार्य है। वो अब अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। बीमारी क्या है और उपाय क्या करना चाहिए, इसका अचूक विचार हुआ। उपचार की पद्धति भी प्रयोगों से निश्चित की गई। तो हम कह सकते हैं कि संघ की कार्य पद्धति से काम हो सकता है और यह संघ सब प्रकार की बाधाओं को पार करके आगे बढ़ सकता है। ये कन्फर्म होने के लिए 1950 तक का समय गया। उसके बाद उसके आधार पर एक देशव्यापी संगठन और उसके स्वयंसेवकों का समाज में अभिसरण, ये होने के लिए 75-80 तक का समय गया। अपने कार्यकर्तृत्व और अपने शील के कारण समाज का विश्वास संपादन करना और उसके आधार पर समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में अच्छे काम करके इस विचार के आधार पर और इस गुण संपदा के आधार पर देश चल सकता है, ये सिद्ध करने के लिए ये अभी तक का समय गया है। अब इसके आगे काम है कि पूरा समाज इसी गुणवत्ता के आधार पर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से सारे भेद छोड़कर देश के लिए काम करे और देश को बड़ा बनाए। 1948 और 1975 में जो संघ पर संकट आए, संगठन ने उससे क्या सीखा? उन्नीस 1948 का प्रतिबंध और 1975 का प्रतिबंध, ये दोनों राजनीति थी। प्रतिबंध लगाने वाले भी जानते थे कि संघ से नुकसान कुछ नहीं, संघ से लाभ ही है। विचारधारा की प्रतिस्पर्धा तो समाज में चलती, इतना बड़ा समाज है, अनेक विचार रहेंगे, परंतु अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रहे इसलिए, और ऐसे जब लोग होते हैं कि उसके लिए ऐसी बातें करने के लिए तैयार होते हैं, तो जिनके अन्य स्वार्थ रहते हैं किसी विचारधारा के पीछे धकेलने में, वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने मिलकर ये किया। परंतु पहले प्रतिबंध में ऐसा हुआ कि सब बातें संघ की विपरीत थी और संघ को समाप्त हो ही जाना चाहिए था उसमें। लेकिन उन सब बातों के बावजूद संघ उसमें से सही सलामत बाहर आया और आगे के 15-20 वर्षों में फिर से पूर्ववत हो गया या पूर्व से भी ज़्यादा बढ़ गया। और जो संघ के स्वयंसेवक केवल शाखा में जाते थे, इसलिए समाज के अन्य क्रियाकलापों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहती थी, उनकी अब वो भूमिका भी होने लगी। तो एक तरह से उस प्रतिबंध का ये लाभ ही हो गया कि हमने अपने सामर्थ्य को जाना, तो एक आत्मविश्वास स्वयंसेवकों में आ गया। और ये भी हमने समझा कि समाज में परिवर्तन लाकर देश को परम वैभव संपन्न बनाना है, तो जैसा पहले से सोचा था, हो सकता है थोड़ा जिस टाइमिंग से हम चलते बिना कुछ होते हुए, उस टाइमिंग के पहले ही हमने कुछ बातें शुरू की हो, ये हो सकता है। परंतु ये पहले से था कि 1 घंटे की शाखा में केवल संघ नहीं है, 1 घंटे की शाखा का एप्लीकेशन 23 घंटे के अपने क्रियाकलाप में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक, सब प्रकार की, ये संघ की अभिव्यक्ति है। तो उस अभिव्यक्ति का प्रारंभ करने के लिए एक तरह से वी वर पुश्ड टू इट, ये लाभ ही है।
थोड़ा बिफोर टाइम हो गया होगा, लेकिन कोई बिगड़ा नहीं उससे। इमरजेंसी के समय ये सारी बातें समाज के ध्यान में आई। जब बहुत अच्छे अच्छे लोग हाथ पैर फुला के बैठ गए थे और मन में निराशा थी, तब सामान्य स्वयंसेवक भी ये संकट जाएगा और इसमें से हम भी सही सलामत बाहर निकलेंगे। और ये केवल हमारे ऊपर संकट नहीं है, देश के प्रजातंत्र पर संकट है। इसलिए हमारे प्रतिबंध का क्या होगा बाद में सोचेंगे, पहले प्रजातंत्र की रक्षा करो। इसलिए सबको साथ लो। तो हम पर टीका टिप्पणी करने वाले लोगों के साथ भी हम रहे, उनको साथ भी लिया, प्रामाणिकता से लिया, क्योंकि वैचारिक मतभेद ये संघ में बहुत बड़ा मुद्दा होता नहीं है। संघ स्वयंसेवकों के मन में ये सब समाज ने देखा, तो समाज के मन में और विशेषकर समाज के जो सोचने वाले लोग थे, वो बोले होंगे नहीं बोले होंगे, लेकिन उनके मन में एक ये स्थान बना कि एक ध्रुव यहाँ संघ भी है जिस पर कभी हमको विश्वास रखने में कोई हानि नहीं होगी। ऐसा हुआ। मुझे एक समस्या हमेशा रहती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आप भी बहुत बार सार्वजनिक मंचों से भी बोलते हैं गुणवत्ता कायम रखना। संघ इसको मतलब एक तरफ विस्तार, व्यापकता दोनों अर्थों में, भौगोलिक अर्थ में भी, संख्यात्मक अर्थ में भी बढ़ती गई, लेकिन फिर भी गुणवत्तापूर्ण कार्य, गुणवत्तापूर्ण स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, ये सारा करने में संघ सफल रहा। तो क्या है इसके पीछे का क्या कारण है कि संघ ये बनाए रखा? क्वालिटी और क्वांटिटी दे गो हैंड इन हैंड। आप केवल क्वालिटी बढ़ाएंगे और आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, ये संभव नहीं। और आप केवल क्वांटिटी बढ़ाएंगे और क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी भी टिकती नहीं। तो ये ध्यान में रखकर संघ ने पहले से ये रखा है कि संघ को संपूर्ण समाज को संगठित करना है। लेकिन संगठित करना है, इसका एक अर्थ है। तो संगठित करना है तो एक व्यक्ति को कैसा करना है तैयार, और सारे व्यक्तियों का गठबंधन कैसा होना चाहिए या संगठन कैसा होना चाहिए, हम भावना कैसी होनी चाहिए, इसके संघ ने पहले से कुछ मानक तय किए। और संख्या बढ़ानी है बिना उन मानकों के तोड़े हुए, उनको कायम रखते हुए, समझौता किए बिना। और समझौता नहीं करना है, इसका मतलब लोगों को बाहर नहीं रखना है। अब एक उदाहरण है, एक बड़े संगठन का प्रारंभ के दिनों में, संगठन के प्रारंभ दिन थे, संघ से लोग गए थे और इसलिए वो उस संगठन के अभ्यास वगैरह में भी जाते थे। ऐसे समय में एक बाहर के मूल समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति आए, कार्यकर्ता बने। वो चेन स्मोकर थे, कुछ ही दिन हुए थे, अभ्यास वर्ग में आए। अब वो सिगरेट तो छोड़ दो, वहाँ सुपारी खाने वाला भी कोई नहीं था। तो दिन भर वो बड़े तड़पते रहे और रात को पड़े बिस्तर पर, लेकिन नींद नहीं आ रही। उतने में संगठन मंत्री आ गया। उन्होंने पूछा क्या नींद नहीं आ रही, चलो चलो जब टहल लेंगे तो नींद आएगी। उनको लेके बाहर गए, रक्षक को बताया आ रहे वापस। बाहर जाकर थोड़ा दूर जाकर उन्होंने कहा उस चौक में जाओ, वहाँ पांठेला है, वहाँ सिगरेट मिलेगी, सिगरेट पी लो, बाद में यहाँ आओगे वापस, फिर आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये लचीलापन भी रखा, उनकी सिगरेट भी छूट गई और वो एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता बने। अंत तक बहुत ऊंचाई पर उन्होंने अपने संगठन को पहुंचाया। तो व्यक्ति जैसा है वैसा स्वीकार करना, ये लचीलापन हमने रखा है। और हमको जैसा चाहिए वैसा उसको बनाना, ये हमारे आत्मीयता के भरोसे ये हिम्मत हम रखते, ये ताकत हम रखते हैं। तो संगठन बढ़ते बढ़ते ये क्वालिटी कायम रही कि मानक ये है, उनको समझौते किए बिना हमको पॉपुलिस्ट नहीं बनना है। हमको संख्या चाहिए, लेकिन संख्या ये गुणवत्ता वाली चाहिए। हमको गुणवत्ता चाहिए, लेकिन हमको पूरे समाज को ही गुणवत्तावान बनाना है। इसका भान रखते तो ये सब होता है। मोहन जी, संघ आज भी डॉक्टर जी और गुरु जी के
मूल विचारों के अनुरूप चल रहा है वो कैसे चल रहा है, और अगर कुछ रूपांतरण करने की परिस्थिति आई तो कैसे रूपांतरण किया है? डॉक्टर साहब, गुरुजी या और बाला साहब वगैरह सबके मूल विचार ये एक तो अपने सनातन परंपरा से, अपने समाज की संस्कृति से वो अलग नहीं है। तो एक बार बाला साहब को पूछा था या बाला साहब ने खुद होके बताया था कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही छोड़ के संघ में सब बदल सकता है। तो संघ के कार्यकर्ताओं का विकास करते करते ही एक बात डॉक्टर साहब ने पक्की की और वो चलती आई कि हम किसी पोथी पर विश्वास नहीं करते और हम कभी भी ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बनेंगे, और हम तत्व प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। तो महापुरुषों का अनुसरण अनुकरण, उनके गुणों का, उनके शील का, उनकी दिशा का करना है, लेकिन हर परिस्थिति में तुमको तुम्हारा मार्ग निकालना है। तो इसलिए नित्यानित्य विवेक होना चाहिए। वो संघ में नित्य क्या है? भाई संपूर्ण हिंदू समाज वो इस देश का उत्तरदायी समाज है। इस देश का स्वभाव संस्कृति वो हिंदुओं की संस्कृति है। तो ये हिंदू राष्ट्र है। इस बात को पक्का रखते हुए ये बात न बिगड़े, इसलिए हमारी प्रतिज्ञा में वो स्पष्ट किया है स्वयंसेवक की कि अपना पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति करने के लिए। फिर ये भी बताया है कि मैं संघ का घटक बनूंगा, यानी पार्ट एंड पार्सल। मैं संघ को गढ़ने वाला, मैं संघ का अंग और संघ के साथ सदा चलने वाला। मेरे मत वगैरह सब है, लेकिन हम सामूहिक निर्णय के अनुसार चलेंगे। ये और आजन्म काम करूंगा, ऐसा कहा है। बाकी कोई शर्त है नहीं। तो इसलिए नित्यानित्य विवेक करते हुए ये बातें नित्य है उसके चौखट में, और हिंदू की अपनी व्याख्या भी व्यापक है, तो उसके चौखट में बहुत स्कोप है हर परिस्थिति के अनुसार बदल करके, लेकिन दिशा कायम रखकर चलने का। तात्कालिक दिशा भी इधर उधर हो गई तो भी जाना कहाँ है, पक्का है, तो मनुष्य वापस आता है। तो ये स्वातंत्र्य स्वयंसेवकों को डॉक्टर साहब के जमाने से है। तो जो निर्णय दिया है वो मानना है, ये स्वयंसेवक मनस्थिति कर चलते हैं। इसलिए सबको करने का स्वातंत्र्य भी है और सबकी एक दिशा भी कायम रहती है। तो नित्य हमने कायम रखा है, अनित्य ये देशकाल परिस्थिति के अनुसार हम बदल के चलते हैं। ऐसे कई उदाहरण। मोहन जी, इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए कि संघ को जो बाहर से देखते हैं, जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, संगठन का एक ढांचा समझ में आता है, शीट्स समझ में आता है, कार्य विभाजन समझ में आता है, निर्देशन समझ में आता है, कुछ बैठकें दिखती हैं, परंतु इतनी लंबी यात्रा में विचार विमर्श और आत्मचिंतन की प्रक्रिया ये संघ में कैसी है, और अगर है तो उसका भी क्या कुछ बैठकों का स्वरूप या विचार विमर्श के लिए कैसे हम मंथन करेंगे, क्या वो भी फॉर्मलाइज है या किस तरह से होता है? और यानी उसकी एक पद्धति तो बनाई है। जैसा मैंने कहा, पद्धति में इंटेंट निश्चित है और उसके कारण कंटेंट किस प्रकार से देना वो बात अलग है। जैसे हम कहते हैं कि भाई अपने ढांचा कहा, तो ढांचा तो बदल सकता है। इसलिए पहले से हमारे यहाँ जितना महत्व परिस्थिति के वर्णन को है, उतना ही वर्णन मनस्थिति के वर्णन को है। तो हमारे प्रशिक्षण वगैरह में देश के सामने कौन सी चुनौतियां है, आज अलग अलग परिस्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत का क्या वगैरह सारी बातें होती, लेकिन उसके साथ साथ एक स्वयंसेवक को कैसा होना चाहिए, संगठन कौन से गुणों के आधार पर बनता है, मैं क्या कर रहा हूं, ये बिल्कुल पहले से ये है। यानी दो प्रकार से है। जो प्रार्थना है उसमें हमारा सामूहिक संकल्प है, और जो प्रतिज्ञा है उसमें हमारा हर एक का व्यक्तिगत संकल्प है।
और इन दोनों का स्मरण प्रतिदिन करना है। शाखा में रोज जाके प्रार्थना करनी है मन लगाकर, और प्रत्येक स्वयंसेवक जो प्रतिनिधि है उसने अपने प्रतिज्ञा का स्मरण करना है। स्वयंसेवक का अर्थ ही यही है जो स्वयं से प्रारंभ करता है। और ये बात सदैव हर प्रकार के प्रशिक्षण में संघ के अंदर हम रखते हैं कि, और घटक शब्द का अर्थ यही है, जैसा मैं हूं वैसा संघ है, और जैसा संघ है वैसा मैं हूं। समुद्र का एक बूंद, समुद्र की टेस्ट उसमें आ जाती है, और उन बूंदों से मिलकर ही पूरा समुद्र बनता है। तो ये एक और पूर्ण, इसका जो संबंध है उसको बहुत अच्छी तरह स्वयंसेवकों के मनों पर बिल्कुल उनकी संघ की प्रारंभिक अवस्था से सतत चलता है। इसलिए आत्मचिंतन स्वयंसेवक का नित्य चलता है। सामान्यतः स्वयंसेवक कहते हैं कि हुआ तो क्यों हुआ, हमने सबने मिलके किया, ये होता है, अपने को श्रेय नहीं लेता हूँ, और नहीं हुआ तो कुछ मेरा प्रयास कम पड़ा, इस प्रकार से वो सोचता है। ये उसका ट्रेनिंग है। एक आपके बोलने में आया, और वैसे संघ का आधार भी जो कार्य पद्धति में संघ की शाखा, समाज बदला, जीवन शैली बदली, व्यस्तताएं, व्युत्क्रम बहुत सारे आए होंगे लोगों में। आज के समय में जो परिस्थिति है, क्या वो मॉडल जो दैनिक शाखा का मॉडल है उतना ही प्रभावी है? शाखाएं उतनी ही मजबूत संगठन की दृष्टि से संघ देखता है, या कुछ अल्टरनेट्स, वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी? शाखा के कार्यक्रमों को अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, है, और उसका हम स्वीकार भी, लेकिन शाखा जो तत्व है, इकट्ठा आना, सद्गुणों की सामूहिक उपासना करना, और प्रतिदिन ये संकल्प मन में जागृत करना, मातृभूमि के लिए हम काम कर रहे हैं, परम वैभव के लिए काम कर रहे हैं। ये जो बेसिक है, मिलना जुलना, एक दूसरे के सहायता से, क्योंकि सामान्य आदमी है, वो असामान्य तब होता है जब वो जुड़ा रहता है, और फिर वो सामान्य आदमी भी असामान्य कार्य कर डालता है, असामान्य त्याग भी करता है, लेकिन उसको एक वातावरण चाहिए। तो उस वातावरण से जुड़ना, और उदाहरण और आत्मीयता, ये परिवर्तन के कारक है, और कोई नहीं। दुनिया में कहीं भी जाओ और कभी भी परिवर्तन होता है तो कोई एक मॉडल रहता है, कोई आदमी पहले अपने में सोचने वाला, अपने में परिवर्तन, उसको देख के बाकी लोग बदलते, और वो दूर होके नहीं चलता, वो आप तो होना पड़ता है, पास होना पड़ता है। यानी महापुरुष बहुत है, लेकिन मैं जिसकी संगति में हूँ वो जैसा चलता है वैसा मैं चलता हूँ। मुझे महापुरुष सब मालूम है, मेरा उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति सम्मान है, सब है। करता मैं वही हूँ जिसकी संगति मुझे है, और मेरा अपना मित्र लेकिन मेरे से थोड़ा अच्छा, ऐसा मुझे जो लगता है उसको मैं फॉलो करता हूँ। ये परिवर्तन की सिद्ध पद्धति, इसमें कहीं बदल नहीं हुआ है, तो तब तक तो शाखा का दूसरा मॉडल नहीं होता है, यही है, दूसरा नहीं है। कार्यक्रम अगर बाकी सब बदल सकता है, शाखा का समय बदलता है, शाखा का वेश बदलता है, शाखा के कार्यक्रम तरह तरह के होते हैं, तो उसकी अनुमति है पहले से, लेकिन शाखा कभी इर्रिलेवेंट होती नहीं। और इसलिए आज अच्छे प्रगत देशों के लोग भी आकर ये हमारा शाखा मॉडल क्या है उसका स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो हम हर 10 साल के बाद चिंतन करते, दूसरा कुछ है क्या? अच्छा। और मेरे सामने मैं ऐसे चिंतन 6-7 बार उसमें मैं उपस्थित रहा हूँ अखिल भारतीय अधिकारी बनने के बाद, हर 10 साल के बाद होता है, लेकिन अभी तक हमको दूसरा कोई साधन जो हमको करना है वो करने वाला मिला नहीं, तो यही रिलेवेंट है। Ji, how does Sangha work among tribal areas? What is the transformation going on in the last few years? संघ तो अच्छा बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले तो ये काम था कि उनको सशक्त करना,
उसके लिए उनकी सेवा करना। बाद में ये काम जुड़ गया कि उनके हितों की रक्षा के लिए प्रयास करना, उसमें भी उनको सशक्त करना। हम चाहते हैं कि उसमें से ही नेतृत्व खड़ा हो, जो अपने जनजाति की चिंता करे और अपने जनजाति का जीवन एक पूरे राष्ट्र जीवन का अंग है ये समझकर उसको आगे बढ़ाए। तो उस तरफ अब उन क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवक बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जनजाति क्या है, कहाँ से आई, उनके रूट्स कहाँ है, उनका स्वाभिमान, उनके महापुरुष, देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले उनके अपने नायक, ये सब बातें लाकर उनका एजुकेशन करते हुए सेवा और हित रक्षा को जारी रखते हुए धीरे धीरे एक राष्ट्रीय स्वर में बोलने वाले वहाँ के भी नेता अपने समाज को स्वाभिमानी, सशक्त और योगदानकर्ता बनाने वाले नेता वहाँ खड़े हो, इसका प्रयास अब चल रहा है। शाखाएं हमारी उन क्षेत्रों में बढ़ रही है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर तो सारे ट्राइबल एरिया में हम जाने वाले हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से विस्तार करते हैं, उसमें ये सब कवर हो जाता है, तो वहाँ भी उसका अच्छा परिणाम हमको दिख रहा है। एक और विषय मोहन जी, भारत से बाहर या कहीं इसके पास पड़ोस में देखने में आता है। संघ की प्रतिनिधि सभा में भी वो विषय उठा, और जब अप्रैल आता है तो नेहरू लियाकत पैक्ट की भी याद आती है कि भारत के पड़ोस में विशेषकर हम उन क्षेत्रों की पहचान बदलने का दुराग्रह भी देखते हैं और हिंदुओं पर उत्पीड़न और हिंसा, ये सारी चीजें भी देखते हैं। आपका इस पर क्या मत है कि क्या मानवाधिकार की चिंता करने वाले या बाकी हिंदुओं की उतनी चिंता, वैसी चिंता हो रही है संघ का, इसके बारे में क्या? हिंदू की चिंता तब होगी जब हिंदू समाज इतना सशक्त बनेगा, क्योंकि हिंदू समाज और भारत देश ये जुड़े हैं। हिंदू समाज का बहुत अच्छा स्वरूप भारत देश को बहुत अच्छा बनाएगा, और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते आज भारत में, उनको साथ लेकर ये होगा, क्योंकि वो हिंदू विचार में। हिंदू समाज सामर्थ्य संपन्न होगा तो विश्व भर के हिंदुओं को एक सामर्थ्य अपने आप मिलेगा। अभी वैसा नहीं है, इसलिए करना पड़ता है, लेकिन वो स्थिति धीरे धीरे आ रही है। आप देखिए, बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार अभी हो रहे, उसके बारे में जितना हो हल्ला इस बार हुआ है उतना पहले नहीं हुआ था। ये भी नहीं हुआ था कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने तय किया कि हम इसी देश के हैं, इसी में रहेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। इसके पहले भागते थे, अब भाग नहीं रहे। तो हिंदू समाज का आंतरिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, एक तरह से संगठन बढ़ रहा है, उसके परिणाम अपने आप होंगे। तब तक तो लड़ना पड़ेगा, और ऐसी लड़ाई में जहाँ जहाँ हिंदू समाज है, उसके लिए हम भारत देश के एक स्वयंसेवी संगठन के नाते जितनी मर्यादाएं हैं उतनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर जो कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे। उसी के लिए संघ है। संघ की प्रतिज्ञा में धर्म, संस्कृति और समाज का संरक्षण करके सर्वांगीण उन्नति है। तो संरक्षण ये पहला टास्क है ही, तो हम करेंगे। संरक्षण की बात आई तो उससे जुड़ा हुआ एक विषय और भी है, क्योंकि हमने केवल पड़ोसी देशों की नहीं, वैश्विक एक व्यवस्था बनी हुई है, वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, और उसमें नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, उसका भी एक अपना महत्व है। संघ की इसके बारे में क्या विजन है? संघ इसको कैसे देखता है? बल संपन्न होना चाहिए। प्रार्थना में अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति, हमें कोई जीत न सके इतना सामर्थ्य। सुरक्षा कहने के बाद सभी सुरक्षा, अन्न सुरक्षा से लेकर सारी बातें आती हैं। उन सब मामलों में हमको इतना बल संपन्न होना चाहिए, और असली बल तो अपना बल होता है, इसलिए स्वनिर्भर होना चाहिए। इन सुरक्षाओं के मामले में हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे। कोई हमें जीत नहीं सकेगा, सारी दुनिया भी मिलकर हमको जीत नहीं सकेगी। इतना सामर्थ्य संपन्न हमको होना ही है, क्योंकि विश्व में दुष्ट लोग हैं और जो स्वभाव से आक्रामक है ऐसे लोग हैं।
तो सज्जन व्यक्ति केवल सज्जनता के कारण सुरक्षित नहीं रहता, सज्जनता के साथ शक्ति चाहिए, और केवल शक्ति भी सुरक्षित नहीं रखती, वो आदमी का अधःपात कराती है, इसलिए उसके साथ सज्जनता चाहिए। तो ये दोनों की आराधना हमको करनी पड़ेगी। भारतवर्ष अजय्य बने, भारतवर्ष में ये सामर्थ्य हो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, यानी जहाँ उपाय चलेगा नहीं वहाँ कोई जीत नहीं सकता, ऐसे सामर्थ्य से हमको जीतना भी पड़ेगा। लेकिन उसके साथ सज्जनता है तो हम रावण को नष्ट करके विभीषण को राजा बनाएंगे, वापस आ जाएंगे। और ये सारा हम सारे विश्व के कारोबार पर हमारी छाया पड़े इसलिए नहीं करने वाले हैं, सबका जीवन निरामय हो, समर्थ हो, इसलिए करेंगे। तो ऐसा सामर्थ्य हमको प्राप्त करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय तरणोपाय नहीं है, शक्ति संपन्न होना ही पड़ेगा। क्योंकि दुष्ट लोगों की दुष्टता का अनुभव हम अपनी सब सीमाओं पर कर रहे हैं, तो हमको वैसा होना ही पड़ेगा, दूसरा इलाज नहीं। भारत की भाषिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ समावेशता को कैसे बढ़ावा दे रहा है? आप संघ को आकर देखिए तो आपको ध्यान में आएगा, सब भाषाओं के, सब पंथ संप्रदायों के लोग बहुत आनंद के साथ संघ में मिलकर काम करते हैं। अपनी अपनी भाषा संप्रदाय है, संघ के गीत केवल हिंदी में नहीं है, हर एक भाषा के संघ के गीत गाने वाले अपने कवि है, स्वर देने वाले लोग हैं, गीत चलते हैं, कैसेट्स निकले, सब निकले हैं, फिर भी सब लोग जो केंद्र से सांघिक गीत दो मिलते हैं वर्ग में वही गाते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी विशिष्टताओं पर कायम रखकर अपने एक राष्ट्रीयत्व का आदर सम्मान, अपने समाज की एकता का भान सुरक्षित रखकर चल रहे हैं। यही संघ है, इसको बढ़ावा देने के लिए ही संघ निकला। संपूर्ण समाज के संगठन का अर्थ यही है, इतनी विविधता भरा समाज, उसको एक सूत्र में पिरोने वाला जो सूत्र है वो हम देते हैं। उस अधिष्ठान पर ये सारी विविधताएं एकता का श्रृंगार बनकर साथ चलती है। संघ सामाजिक समरसता की बात करता है और उसके लिए काम भी करता है, मगर कुछ लोग हैं वो समानता की मांग करते हैं, उसकी बात करते हैं। आप इन दोनों में कैसे भेद देखते हैं? समानता आर्थिक है, राजनीतिक है और सामाजिक आनी चाहिए, नहीं तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। और सामाजिक समानता आनी है तो क्या कहा गया डॉक्टर साहब के बाद, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा, बंधुभाव। ये बंधुभाव है, वही समरसता है। स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, ये बंधुता सबका आधार है। स्वातंत्र्य मुझे मिलता है, मैं स्वैर नहीं होता हूं, क्योंकि बाकी सबको मैं अपना मानता हूं। मैं समता लाता हूं, वो समता टिकाऊ होती है और उसमें स्वतंत्रता का संकोच होता नहीं, क्योंकि मैं बंधुभाव के आधार पर समता लाता हूं। तो समरसता ये समता की प्री कंडीशन है, क्योंकि वैसे आप समता लाएंगे तो भी अब कानून से जात पात गलत है, छुआछूत गलत है, राजनीतिक अधिकार सबको एक वोट है, आर्थिक समानता के लिए बहुत सारा चलता है, लेकिन विषमता गई क्या? विषमता जाती नहीं, क्योंकि उसका निवास मन में रहता है। और इसलिए मन से उसको निकालना, सब अपने हैं ये मानना, एकदम आप कुछ हद तक तो समता ला ही सकते हो और लानी भी चाहिए, जितनी ला सकते हो उतनी, परंतु आपका और मेरा चेहरा हम समान नहीं कर सकते। कद काठी आपकी मेरी अलग रहेगी, रुचि अरुचि अलग रहेगी, प्रकृति ने कुछ विषमता रखी, वो होने के बाद भी हम समान हैं, हम अपने हैं। हम समान नहीं दिख रहे तो भी हम एक दूसरे के हैं, ये समरसता है। उस समरसता के आधार पर ही मनुष्य विचार करता है कि अलग दिख रहे होंगे लेकिन इनको अलग नहीं रखना चाहिए, मेरे जैसा बनाना चाहिए इनको।
उसके लिए उनको ऊपर उठाना चाहिए, उसके लिए मुझे झुकना पड़ेगा, मैं झुकूंगा। ये जो प्रेम भाव है, बंधु भाव है, उसी को समरसता कहते हैं। क्या संघ का विचार और उसका कार्य समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से प्रासंगिक है? और उससे ही जुड़ा हुआ और एक सवाल है मेरा कि संघ में महिलाओं की भागीदारी को लेके अक्सर सवाल उठते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो एक व्यवस्था उस समय बनी कि राष्ट्र सेविका समिति संगठन का काम महिलाओं में करेगी, वो अभी चल रही है। उसके बारे में ये तय है कि समिति जब हमको कहेगी कि अब आप भी इसमें उतरिए, तब हम उतरेंगे। दूसरी बात है कि संघ का कार्यक्रम शाखा का वो पुरुषों के लिए है, लेकिन उस कार्यक्रम को देखने में महिलाएं भी आ सकती है, आती भी है। संघ का संस्कार घर में लगाने में महिला पुरुष दोनों की भागीदारी है, महिलाओं की अधिक है। इस अर्थ में संघ जो चलता है वो केवल कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं चलता। तो हमारी माता बहनें भी घर घर की कुछ हाथ लगाती है, इसलिए वो चल रहा है। नहीं तो एक संगठन खड़ा करने के लिए डॉक्टर साहब को घर घर जाओ ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। हम मेंबर बना लेते, पुरुष काम कर, नहीं तो भी ऐसे ही कर रहे हैं मेंबर, यानी पुरुष ही काम कर रहे हैं बाहर जो दिखता है वो। लेकिन घर में जाने की जरूरत क्या है? तो भाई ये एक संगठन खड़ा करने की बात नहीं, समाज परिवर्तन की बात है। समाज में महिला पुरुष दोनों है। तो संघ के एक बार विनोबा जी ने कहा था कि हम असभ्य सभ्य है संघ के, यानी सभा में न आने वाले। वैसे संघ की सभा में न आने वाली सभासद हर घर की, स्वयंसेवक के घर में जितनी महिलाएं हैं उतनी महिलाएं संघ की स्वयंसेवक है। ये मैंने पहले भी एक बार कहा है, वो है। और इसके चलते बाकी स्वयंसेवक जो काम कर रहे हैं उसमें महिला पुरुष दोनों हैं। अब उन संगठनों के प्रतिनिधि सभा में आते संघ की, तो माता बहनें भी उसमें है शामिल, तो वहाँ के विचार में भी वो सुझाव रखती है, प्रस्ताव में संशोधन ये सब करती है। महिलाओं के बारे में जो प्रस्ताव हमने पास किया था वृंदावन की बैठक में, वो राष्ट्रीय सेविका समिति, महिला समन्वय, स्त्री शक्ति, इन सबको दिखाकर बाद में पास किया। तो उनकी सहभागिता तो है, और जिन जिन संगठनों में वो अब है उन संगठनों में निर्णय के बारे में, क्रियान्वयन के बारे में, नेतृत्व के बारे में बराबरी का सहभाग उनका हो, ये हमारा प्रयास भी है। और उन सब महिलाओं ने मिलकर, अभी देश के इतिहास में हुआ नहीं था आज तक इतना व्यापक सर्वे महिलाओं की स्थिति का किया है, जिसको शासन ने भी स्वीकार किया है। तो उसके आधार पर काम भी करेगी। तो इन सब बातों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन उनके साथ है, सहायता उनके साथ है। इसके चलते पिछले वर्ष सारे देश में बहुत बड़े बड़े महिला सम्मेलन जिला स्तर तक, विभाग स्तर तक हुए, और लाखों महिलाएं एकत्रित आकर उन्होंने एक महिला विमर्श के बारे में विचार किया। तो भारत का अपना एक, भारत की संस्कृति पर आधारित और अत्यंत प्रासंगिक और अचूक ऐसा निदान है, उसका एक विमर्श है। वो विमर्श उन्हीं के द्वारा खड़ा होगा। हम ये मानते हैं कि महिलाओं का उद्धार पुरुष नहीं करते, और महिला अपना उद्धार करेगी, सबका उद्धार उसमें आ जाएगा। इसलिए हम उन्हीं को प्रधानता देते हैं, और वो जो करना चाहती है उसमें सहायक बनते हैं। उसके लिए उनको कुछ शक्ति चाहिए, सशक्त बनाते हैं, ये हम करते हैं। बाकी व्यवस्था के नाते संघ की शाखाओं में महिलाएं, ये अगर करना है तो महिलाओं को तय करके हमको बताना पड़ेगा, यानी समिति को तय करके हमको बताना पड़ेगा, तब वो होगा। संघ में महिलाएं हैं, स्वयंसेवकों के घर में जितनी है उतनी पक्की है। एक बार शताब्दी वर्ष के बारे में अंतिम पड़ाव में अभी आते हैं तो चर्चा की, तो एक संकल्प आया, संकल्प तो आया लेकिन उसकी सिद्धि भी करनी है। तो क्या उसके बारे में संघ ने कुछ बृहद कार्य योजना बनाई है? क्या इस वर्ष भर में उस कार्य योजना के आधार पर क्या आगे अपेक्षा कर सकते? अब आचरण का परिवर्तन उसके लिए आवश्यक बात है, मन का भाव।
तो जो काम करने से मन का भाव बदलता है, स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, वो काम और जीवन भी ठीक हो जाता है, वो देना है। इसलिए पंच परिवर्तन की बात है। एक तो समरसता की बात है, अपने समाज में ये प्रेम उत्पन्न हो, क्योंकि विविध प्रकार का समाज है, विविध अवस्था में है, विविध भौगोलिक क्षेत्रों में है, समस्याएं हैं, और एक नियम आपके लिए बना है मेरे लिए ठीक होगा ही, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा देश है, तो इसमें से अगर रास्ता निकालना है तो प्रावधान जो करने पड़ेंगे वो प्रावधान मन से होंगे तो सुरक्षित रहेंगे और प्रेम बढ़ेगा। तो सामाजिक समरसता का व्यवहार करना, सामाजिक समरसता का प्रचार उसमें अभिप्रेत नहीं है। प्रत्यक्ष समाज के जितने प्रकार माने जाते हैं बाहर से, हम तो एक मानते हैं, लेकिन लोग उसमें अनेक प्रकार देखते। सब प्रकार के मेरे मित्र होने चाहिए, मेरे मित्र कुटुंब मेरे कुटुंब के मित्र होने चाहिए, और जहां अपना प्रभाव है वहां मंदिर, पानी, श्मशान, की 3 बातें, ये प्रारंभ है, इसको बढ़ाते जाना। ऐसे ही कुटुंब प्रबोधन है, तो जो आवश्यक संस्कार परंपरा के, जो आज सारी दुनिया को भी राहत देने वाली बातें हैं, जिन संस्कारों से आती है, वो मेरे कुल रीति में भी है और अपने देश की रीति नीति में भी है। तो बैठकर उनकी चर्चा करना एक बार, और उसमें से क्या क्या हम आज लगा सकते हैं, अपने इसमें परिवार के आचरण में ला सकते हैं, उसकी सहमति बनाकर उसको आचरण में लाना, ये कुटुंब प्रबोधन है। पर्यावरण के लिए तो आंदोलन और बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन आदमी बहुत सारा ये करता है, अपने घर में पानी फालतू जाता है, चिंता नहीं करता, तो पहले करो भाई, हाँ, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक हटाओ, पानी बचाओ, ये कार्यक्रम है। ये करने से वो समझ विकसित होती है, आदमी सोचने लगता है। ऐसे ही स्व के आधार पर करो, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, विविधता है, तो अपने अपने स्व के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। हमारा सबका जो राष्ट्रीय स्व है उसके आधार पर चलो। तो अपने घर के अंदर भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, ये हमारा एक सा अपना होना चाहिए। घर के चौखट के बाहर परिस्थिति के अनुसार करना पड़ता है, लेकिन घर में तो हम हैं, तो रहेगा, उसके कारण वो संस्कार भी बचेंगे। और स्वनिर्भर देश को होना है तो हम बने तक अपने देश के वस्तुओं में काम चलाएं, इसकी आदत रखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बंद करो, ये उसका अर्थ नहीं है। तो उसका एक संतुलन है, इसलिए मेरा चल सकता है और मैं चलाऊंगा। देश की आवश्यकता है, बाहर से भी लाऊंगा। कोई जीवन आवश्यक काम है, बाहर से ही लाना पड़ेगा, लाऊंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर, किसी के दबाव में ये नहीं करूंगा। ये सब बातें बनेगी स्व का आचरण। और जो मैंने कहा, कानून, संविधान और सामाजिक भद्रता का पालन, ये 5 बातें स्वयंसेवक उस पथ पर आगे बढ़ेंगे और शताब्दी वर्ष समाप्त होने के बाद इसको समाज में ले जाएंगे शाखाओं के द्वारा। तो ये आचरण बनेगा तो वातावरण बनेगा, वातावरण बनेगा तो परिवर्तन आएगा। और बहुत सी बातें और आगे की है, वो धीरे धीरे जाएंगी यहाँ से शुरू करके, ऐसा एक सोचा है। देखते हैं क्या होता है। There is any vision document for an upcoming 24 years for some? The same he mentioned is the vision document, संकल्प, है ना। सो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना और देश को परम वैभव संपन्न बनाना, उसके आगे एक अनकही बात है, वो संकल्प में आ गई कि संपूर्ण विश्व को ऐसा बनाना। ये विजन तो डॉक्टर हेडगेवार से चल रहा है। 1920 में उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था कि संपूर्ण स्वातंत्र्य, ये हमारा ध्येय है, ऐसा कांग्रेस को घोषित करना चाहिए, और स्वतंत्र भारत दुनिया के देशों की पूंजी के चंगुल से मुक्तता करेगा, ये कहना चाहिए। वो वहाँ शुरू हुआ है। नाउ इट हैज़ अनफोल्डेड टू दिस डिग्री। ये अनफोल्डमेंट हुआ है, वो अपना विजन है, उसका डॉक्यूमेंट वो बना है, संकल्प। एक इससे मिलती जुलती बात है, पर उसका एक और पक्ष भी एक मैं जानना चाहता हूँ। एक तो
संघ के 100 वर्ष होना इस यात्रा में, और इस देश के जो 100 वर्ष हैं वो 47 में पूरे होंगे। तो ये विश्व गुरु कैसे बनेगा, उस पद की थोड़ी सी बात। दूसरा, आपने कहा अभी की भेद उत्पन्न करने वाले तरह तरह से भेद उत्पन्न करते हैं, ये यात्रा तो चलेगी। तो कुछ लोग हिंदू इसके मामले में दुराग्रह रखेंगे या द्वेष रखेंगे, पूर्वाग्रह रखेंगे। कुछ संघ इस कारण से द्वेष रखेंगे या आक्षेप करेंगे, और कुछ लोग ये भारत है तो भारत के भाव को लांछित करना है, इसके लिए प्रयासशील रहेंगे। इन सबको अलग अलग कैसे देखते हैं, और 47 तक की इस यात्रा को कैसे? जो हमारी प्रोसेस है उसमें इस सब की चिंता की गई है। तो ठीक इन्हीं 3 बातों से लड़ते लड़ते हम जो एक एंटेगोनाइज्ड संगठन थे वो आज एक पॉपुलर संगठन बन गए। लोकप्रियता की बात मैं करूँ, है विश्वास है लोगों का। तो इसी प्रोसेस से ये हुआ है धीरे धीरे। तो वही प्रोसेस आगे चलेगी, तो इसकी चिंता धीरे धीरे हो जाएगी और सब लोग एक पेज पर आ जाएंगे। जबरदस्ती नहीं आएंगे, प्रेम से आएंगे, समझ कर आएंगे, सकारात्मक दृष्टि से आएंगे। और फिर भी जो अड़ियल हटे बने रहेंगे, अब उनका जो होगा होगा, समाज उनको अलग कर देगा। हमारे मन में तो सबके प्रति सद्भावना है, तो इसलिए ये आगे होगा। ये होते होते ही आज हम कल्पना नहीं कर सकते, 1 और 1 आज 2 होता है, लेकिन ये प्रोसेस बढ़ेगी तो 1 और 1 11 हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में ये प्रोसेस जब बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि इस गति को मेंटेन करके हम अगर चलेंगे तो 2047 तक हम जो सोचते वैसा होगा। पहले भारत को अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा, वो काम 47 तक पूरा होगा। भेद रहित निस्वार्थ बुद्धि के लोगों से भरा हुआ भारत, जो बल संपन्न है, अजेय बल जिसके पास है, और जो सारे विश्व को योगदान करता है। तो 47 के बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी जिससे भारत का उदाहरण देखकर सब लोग ऐसा आगे बढ़ेंगे। एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बहुत पहले 92 में ये कहा था कि इस संघ को देखकर अन्य देशों के लोग उन देशों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने देश में खड़ा करेंगे और मानव जीवन बदल जाएगा। वो प्रोसेस मुझे लगता है 47 के बाद शुरू होगी, और उसको पूरा होने में 100 साल नहीं लगेंगे, उसको पूरा होने में 10, 15, 20 साल लग जाएंगे। शताब्दी वर्ष के संदर्भ में जो हिंदू हितैषी वर्ग है, संघ का शुभ चिंतक वर्ग है, इस राष्ट्र का चिंतक हित चिंतक वर्ग है, उसके लिए आपका आह्वान, आपका संदेश क्या होगा? हिंदू समाज को अब जागरूक होना ही पड़ेगा। अपने सारे भेद और स्वार्थ भूलकर हिंदुत्व के पक्के धर्म मूल्यों के आधार पर अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आजीविका के जीवन को आकार देकर एक सामर्थ्य संपन्न, बल संपन्न, नीति संपन्न, सब प्रकार से वैभव संपन्न भारत खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि विश्व को प्रतीक्षा है और ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य भारत का यानी हिंदू समाज का है, क्योंकि हिंदू समाज भारत के लिए उत्तरदायी है कि विश्व को वो एक नया रास्ता दिखाएं। एक कृषि क्रांति हो गई मानव के इतिहास में, बाद में विज्ञान क्रांति हो गई, अब धर्म क्रांति की आवश्यकता है। रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, धर्म जो मैं बोल रहा हूँ, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस के आधार पर फिर से सारे जीवन की पुनर्रचना हो, इसकी विश्व को आवश्यकता है। और अपरिहार्य प्रकार से उसका गाइड तो भारत ही रहेगा। तो भारत को इस प्रकार होना है तो हिंदू को इस प्रकार होना है। ये अपने कार्य के महत्व को हम समझे, मैं और मेरा परिवार के दायरे से बाहर आकर और इस प्रकार का अपना जीवन बनाकर सारे विश्व के लिए उदाहरण बने, इसकी आवश्यकता है। वो करने के लिए हम सबको साथ में आगे बढ़ना चाहिए।